नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जनवरी 21 को 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए साइंस की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसमें आपके लिए हम एवरीडे 30 MCQs की एक क्लास लेके आते हैं YouTube पर, जिसकी हम ऑलरेडी 2 क्लास पोस्ट कर चुके हैं। आज आपकी क्लास नंबर 3 होने जा रही है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं क्लास में, वो सभी प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। और इस वीडियो क्लास की PDF हम आपको साथ में आपके सीटेट 2024 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर देंगे और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। बताइए, विज्ञान की जो प्रदर्शनी होती है उसका आयोजन हम करते हैं, उसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर A, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि जो NCF 2005 है और आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है उसमें ग्रेड को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमें निगेटिव वर्ड को हमें पकड़ना है और पकड़ते ही हमने उस पॉइंट को काट देना। तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ अवसर के साथ साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी लिखा गया है। हम प्रतिस्पर्धा जहाँ भी होगा हम उस पॉइंट को काट देंगे। ये एक निगेटिव वर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अवसर वर्ड दिया गया है और बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आई होप कि ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए D भी एक बार पढ़ लेते हैं। अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर C होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, आपको भी इसी तरह से वर्ड्स को पकड़ना है, वर्ड्स को कैच करना है, क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार हम पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत कर देते हैं और हमारा पूरा पेपर का जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है। इसलिए पेडागोजी के प्रश्नों के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको निगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड पकड़ना और क्वेश्चन पे अपनी समझ बनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ आप बने रहिए वीडियो में। एक वीडियो हम आपके लिए बना देंगे पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स के बारे में, फिर आप इजीली आंसर को पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। बताइए, माता के से प्राप्त गुणसूत्र पर, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और जिन्होंने हमारी साइंस की क्लास नंबर 2 यानी कि यस्टरडे वाली क्लास देखी है, वो इस आंसर को तुरंत क्लिक कर देगा। कल हमने क्या बताया था आपको
के माता में होते हैं XX गुणसूत्र, ठीक है। पिता में क्या होते हैं XY। 22 जोड़े तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है माता में XX और पिता में XY होता है। तो कौन करता है लिंग का निर्धारण? XY, जो कि पिता में होता है, मेल में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर संतान का लिंग निर्धारण करता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं आज की क्लास में और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको समझना है कि क्वेश्चन को पूछा किस तरह से गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, बताइए क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या बांध्यता होती है? बताइए। आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। जब हमें केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं साफ, ठीक है, जब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं साफ तो यही वाला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जब केवल दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं तो दूर दृष्टि दोष होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता का क्या मतलब है? दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। और हमने बताया आपको दूर की वस्तु को साफ देखने का मतलब है दूरदृष्टि दोष। तो बताइए किस ऑप्शन में लिखा है दूरदृष्टि दोष? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिख दिया उल्टा करके, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चे क्या, कोई टीचर भी कंफ्यूज हो सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, तब आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस बार ऑफलाइन आपका एग्जाम होने जा रहा है, पिछली बार भी था ऐसे ही, तो ऑप्शन जो आपने गोला भर दिया एक बार वो चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को क्लिक करना है, उसके बाद में गोले को आपको भरना है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको यहीं पे, इसका आंसर तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और यदि दूरदृष्टि दोष है किसी को तो उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? ध्यान रखेंगे, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और निकट दृष्टि दोष यदि आपको है, किसी को है, तो अवतल लेंस का, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अवतल लेंस का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो अच्छे से। हाँ ठीक है। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि रोल प्ले का मतलब है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी की जा रही है, फिजिकली कोई एक्टिविटी की जा रही है। तो इसके ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं देख लेते हैं। यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, होल्ड करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह अधिगम प्रक्रिया में एकड़ सत्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, ओके। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन सारे सही होंगे, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है जो बिल्कुल सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बस फ्रेंड्स, अब हमने यहीं से वर्ड पकड़ लिया, सक्रिय भागीदारी, ये एक पॉजिटिव वर्ड है और यही वाला ऑप्शन इसका सबसे अप्रोप्रिएट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आपको इसी तरह से वर्ड्स को पकड़ना है, आपका एक भी क्वेश्चन पेडागोजी से गलत नहीं होगा। पेडागोजी आपके सब सब्जेक्ट्स में है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो हिंदी है, ईवीएस है, कुछ भी है, हर उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए सीटेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास में फ्रेंड्स आपको मज़ा आ जाएगा, मेरे कहने से एक बार पूरी वीडियो आप देखिएगा,
ठीक है, बिना स्किप किए। एक भी क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आएगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न की बात कर रहा है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, इसका मतलब होता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न का मतलब होता है अपसारी चिंतन, मतलब ज़्यादा जिसमें सोचना पड़ेगा। इस तरह का पॉइंट कौन सा है इसमें हम देख लेंगे, हम चेक करते हैं। पहला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ आपको 101% समझ में आ जाएगा। व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है? ठीक है, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता, आपको पता है फ्रेंड्स चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य से प्रकाश लेता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, मान लीजिए। ओके, तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? ऐसा इसने पूछा है। दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। एक बात ध्यान से समझना फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर ए, चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई देता है हमें, उसका हम कारण बता देंगे, क्योंकि उसका क्या कारण है, ठीक है, एक वैज्ञानिक कारण है, हम बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, उसका भी हम कारण बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी, दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए, इसकी भी हम कारण सहित व्याख्या कर देंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो रियल बात नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया मान लीजिए। तो जब आप मान लेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है ना, आपको अपसारी चिंतन करना पड़ेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यदि ऐसा होता तो क्या इसकी कलाएं होती। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा अपसारी चिंतन करना पड़ेगा। तो यही इसमें पूछा गया है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पकड़ना है। 5 क्वेश्चन आज की क्लास के हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक कमेंट हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी, जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के बैंगनी रंग को तीव्रता से, ये क्या छप गया है, प्रकीर्णित करता है। ठीक है, वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश से के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है। प्रकीर्णित है शब्द ये फ्रेंड्स, वायु के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के पीले रंग को प्रकीर्णित करता है। वायु के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश के लाल रंग को तेजी से प्रकीर्ण करता है। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो आपने विबग्योर देखा होगा, विबग्योर के अकॉर्डिंग जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता है, प्रकीर्ण होता है, और रेड कलर जो कि सबसे विबग्योर में सबसे ऊपर होता है वो सबसे कम फैलता है, प्रकीर्ण होता है, इसलिए लाल रंग को खतरे के निशान पे लगाया जाता है। हमने पहली क्लासेस में भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इसका रीज़न क्या है, आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, जो वायु के सूक्ष्म कण होते हैं जब उनसे प्रकाश निकलता है तो वो क्या करते हैं, नीले रंग को तीव्रता से फैला देते हैं, प्रकीर्ण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि
बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। सक्रिय अधिगम का प्रावधान कौन सी एक्टिविटी नहीं करेगी, पढ़ लेते हैं। कक्षा में व्याख्यान सुनना। फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि केवल लेक्चर सुनना कक्षा में वो एक्टिव अधिगम, एक्टिव लर्निंग का यानी कि सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। बाकी देख लेते हैं। विज्ञान क्लब की स्थापना, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ भी एक्टिव होगी, लर्निंग होगी, ये भी ठीक है। विज्ञान का कोना बनाना, ये भी ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आपने देख लिया। तो इसका हमें पूछा है कि नहीं करेगी, कौन सा वाला पॉइंट सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक नहीं होगा, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। एक क्रिएटिव जो आकलन किया गया जाता है, रचनात्मक, क्यों महत्वपूर्ण है? यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। ओके। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यह निदानात्मक है। ओके। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। यह लेना आसान है। इस पॉइंट को तो देखते काट देंगे कि लेना आसान है, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं इसमें पॉजिटिव कौन दिखा रहा है ज़्यादा, रचनात्मक आकलन के लिए कौन ज़्यादा अच्छा होगा। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक, पॉइंट नंबर ए, दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, इंसान क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं, नई नई बात सोचते हैं, तो एक क्रिएटिविटी वाली बात हो जाएगी, रचनात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। ओके। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। क्यों? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। क्यों? कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं उन सब का उत्तर आपको देना है, ठीक है। किसी का उत्तर गलत भी हो सकता है, किसी का उत्तर सही भी हो सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको सबके सब उत्तर देने हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, इसमें भी हमें कुछ खास बात नहीं लग रही है, इसको भी छोड़ देंगे। सी देखते हैं। कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हमें वर्ड पकड़ लिया यहाँ से, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना, ये एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। एनसीएफ बोलता है कि जो शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से, सामाजिक जीवन से, बाहरी जीवन से रिलेट करो ताकि शिक्षा बोझ ना लगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, ये जो लिखा है ना याद करने के लिए, एकदम काट देंगे देखते ही, एक निगेटिव वर्ड हो गया। एनसीएफ ऐसा बोलती नहीं है कि आप रटो किसी चीज़ को, याद करो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? बताइए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना, मतलब एक तरह से लेक्चर देना हो गया। इस वाले पॉइंट को काट देंगे। विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। फ्रेंड्स निदर्शन, ये भी एक निगेटिव वर्ड आ गया। पहले इनको निदर्शन कर रहे हैं, फिर इनको व्याख्या कर रहे हैं,
ठीक है, इसको भी काट देंगे। डी पॉइंट पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन, इसमें निर्देशन आ गया डायरेक्शन, इसको भी काट देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा, ठीक है, प्रयोग मतलब करके कोई बात को सिखा रहे हैं, प्रयोग करके सिखा रहे हैं, खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को करके सीखना, इसमें इस वर्ड को प्रायिकता दी जाएगी, सबसे पहले आएगा ये, उसी को एकदम आप पिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी आज की 1/3 क्लास हो चुकी है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखाकर, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट दिखाकर, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब फिर से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है केवल, और जो किसी चीज़ के ऊपर, संकल्पना के ऊपर डिपेंड है, तो ये कोई खास बात नहीं है। संकल्पना आधारित एनिमेटेड कोई वीडियो बनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड वो केवल वीडियो दिखा दिया, इसलिए इसमें भी कोई पॉजिटिव बात नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, ये भी एक एनिमेटेड वीडियो की तरह हो गया कि एक चार्ट पेपर पे दिखा दिया, इस तरह से हुआ है। लेकिन पॉइंट डी हमने क्लिक क्यों किया? क्योंकि उसमें लिखा है सीखने वालों के द्वारा, जिन बच्चों को सीखना है उनको क्या किया, सफ़ेद कागज पर पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन, डायरेक्ट उन्हें करके दिखा दिया कोई चीज़ को। ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन की जो संकल्पना है उसको करके दिखाया, ठीक है, और उसका निष्कर्ष निकालना, पहले करके दिखाया, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकला है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे पकड़ना है आपको एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का देख लेते हैं, क्या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अभी ठीक है। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड यानी कि रीढ़, आपको पता है फ्रेंड, जो रेंगने वाले जो होते हैं जीव यानी कि रेप्टाइल जो होते हैं, उनमें मेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ पाई जाती है। बहुत सी मांसपेशियां आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वल्लियों में मुड़ा। बताइए, अंकुशकृमि होगा, सर्प होगा, केंचुआ होगा, या फिर घोंगा हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए किसी को पता है तो। तब तक आपको बता देते हैं कि जो आपका सर्प होता है यानी कि सांप होता है, सांप में मेरुदंड, लंबा मेरुदंड पाया जाता है। ठीक है, सांप के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं और उसका शरीर आगे को धकेलने के लिए, सांप कैसे चलता है देखा है ना आपने, थोड़ा लहर लहर करके, तो शरीर को धकेलने के लिए वलय बने होते हैं, धकेलने के लिए थोड़ा थोड़ा, जैसे रिंग होता है ना, वलय मतलब रिंग, इस तरह से सांप का शरीर बना होता है जो उसको आगे की तरफ धकेलते हैं। पैर थोड़ी ना होते हैं सांप के, वो शरीर धकेलता है, धकेलने के लिए बने होते हैं वलय। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा करना पड़ सकता है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा।
नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित संगठित केंद्रक नहीं होता। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला लिखा है प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात लिखी है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जीव उनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक किस में होता है? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ठीक है, तो पहला वाला ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अब। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, जबकि होता है, हमने अभी बताया ना आपको। तो ये वाला गलत हो जाएगा। जहाँ भी डी लिखा होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 लिखा होगा वो काट देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, काट दो। इसमें भी 4 लिखा है, काट दो। इसमें भी 4 लिखा है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी बचता है केवल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में, ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं एकल कोशिका ही सारे कार्य करती है। उसमें कौन करेगा और कार्य, जब वो है ही एक कोशिकीय जीव। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है। बस इसका एक ही पॉइंट गलत है जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, जबकि हमने आपको बताया कि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब। ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रोनाल्ड रोस ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। चेचक होता किससे? सबसे पहले तो आपको बता देते, चेचक होता है वायरस से। ठीक है फ्रेंड्स, वायरस से। कौन से वायरस से? इसका वायरस है वेरियोला वायरस। चेचक होता है आपका वेरियोला वायरस से। ठीक है, और इसके टीके की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, आपका बायोलॉजी में क्वेश्चन है और ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के, ये क्या लिखा गया है, व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधले हो जाते हैं। जो लेंस होता है धुंधला हो जाएगा, धुंधला या दूधिया हो जाएगा, मतलब विजिबिलिटी उसकी लेंस की कम हो जाएगी, जो आँख का लेंस होता है। ठीक है, जिससे हम देखते हैं, जिससे हमें दिखाई देती है कोई भी चीज़। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद, अंधापन, आँख की बीमारी या दीर्घ दृष्टि दोष? इसको दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं? नहीं, आँख की बीमारी बोलते हैं। बीमारी तो है ही फ्रेंड्स ये एक तरह की, लेकिन क्या अंधापन हो जाता है, इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है? ऐसा भी नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मोतियाबिंद हो गया है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती हैं क्योंकि यह परावर्तित करता, क्या परावर्तित करता है? हरे वर्ण को, लाल वर्ण को, पीले वर्ण को या इनमें से कोई नहीं? इसका क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि पेड़ की पत्तियां हमें हरे वर्ण की क्यों दिखती हैं? क्योंकि यह हरे वर्ण को क्या करती हैं? परावर्तित करती हैं। और पत्तियों के हरे होने का कारण क्या होता है? बताइए क्या होता है? हरित वर्णक होता है। ठीक है, हरित वर्णक, वर्णक फ्रेंड्स रंग को बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या रीज़न है हरित वर्णक का? पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल।
हरी पत्तियों के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लियर। और पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। यही उनको भोजन बनाने में सहायता करता है और पत्तियों में मैग्नीशियम धातु होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का देख लेते हैं क्या दिया है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा होगा? लाल रंग का गुलाब है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको आपको देखना है हरे रंग के प्रकाश में, तो किस कलर का वो दिखाई देगा आपको? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैसे रंग का वो आपको दिखाई देगा? बताइए, बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, पीला, बैंगनी, काला या नीला? तो आपको बता देते हैं, जब भी लाल रंग के गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो वो काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं अब। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? यानी कि प्राइमरी कलर्स पूछा गया है, लाल, हरा, नीला या फिर तीनों? बताइए, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, तब तक प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? प्राथमिक वर्ण है हमारे RGB, याद रखेंगे RGB, यानी कि R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी क्लास का क्वेश्चन है ये तो, और सबको पता होगा। यहीं यदि पूछेगा नहीं वैसे, द्वितीयक यानी सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, नारंगी, ठीक है, नारंगी हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा बैंगनी, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है, नारंगी बैंगनी, यानी कि ऑरेंज हो जाएगा आपका, और ये आपका पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, रक्त का जो थक्का जमता है वो कहाँ जमता है? जब हमारा ब्लड निकलता है बाहर, कोई चोट हमें लग जाती है तो बाहर रक्त का थक्का जम जाता है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो रक्त, यदि पूछता है कि शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, किसके कारण नहीं जमता, तो आप आंसर देंगे हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन होता है। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा मतलब फ्लो नहीं करेगा, तो मानव की क्या हो जाएगी, जीव जंतु क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब शरीर के बाहर की बात करते हैं, जो कहीं कट लग जाने पर या चोट लग जाने पर जो ब्लड निकलता है, कुछ ही देर बाद में थक्का बन जाता है ब्लड का, उसका क्या कारण है? फ्रेंड्स हमारे रक्त के अंदर एक होता है प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। तो थ्रोम्बिन भी होता है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, मैं लिख देता हूँ, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ मिलकर, यानी कि फाइब्रिनोजिन के साथ क्रिया करके क्या करता है, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन क्या होता है, इस फाइब्रिन के तंतु आपस में फंसकर क्या करते हैं, जाल बना लेते हैं, आपस में फंसकर इस तरह से जाल बना लेते हैं, ठीक है। जब ये जाल बना लेते हैं तो इस जाल में क्या होता है, RBC, WBC और ये प्लेटलेट्स, पढ़ा है ना, ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स, ये इसके जाल में
फंस जाते हैं और रक्त का क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है। इस तरह से बन जाता है ना। अब फिर से समझ लीजिए एक बार, जब हमारा कहीं से कट लग जाता है बॉडी में तो थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, फाइब्रिन के जो तंतु हैं आपस में जकड़कर इस तरह से एक जाल बना लेते हैं जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट फंस जाते हैं और वहाँ एक थक्का बन जाता है। क्लियर है? तो रक्त का थक्का जमने का क्या कारण है, थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन ऑप्शन में नहीं होगा, फाइब्रिनोजिन, फाई ई होगा फ्रेंड्स यहाँ, ये होगा तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? या फिर इसकी जगह प्रोथ्रोम्बिन भी लिख सकता है, थ्रोम्बिन की जगह प्रो लगा देगा शुरू में, प्रोथ्रोम्बिन लिख देगा, तब प्रोथ्रोम्बिन को आप क्लिक कर देंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। इतना किसी ने आपको नहीं बताया होगा, आपको बस सिंपली बोल दिया होगा थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन आपको क्लिक करना है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्यों बनता है थक्का, कैसे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का। हाँ, देख लेते हैं क्या दिया गया। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है रक्तचाप कम करने के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर, निर्जलीकरण के लिए, थायराइड यानी कि अवटु ग्रंथि के काम के लिए, या फिर सैलिवरी ग्लैंड, लाला ग्रंथ, स्लाइवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथ होगी, ग्रंथि के लिए होगा। ठीक है, तो किसके लिए लाभकारी होता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड्स, आपने थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आयोडीन। ठीक है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, बताइए, घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा हो जाता है ना, घेंगा। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। तो किससे रिलेटेड है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, किससे रिलेटेड है, वो किसके काम के लिए है, थायराइड अवटु ग्रंथि के काम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, उसमें होता है आयोडीन, और यदि आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो गले में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं घेंगा। ठीक है, और भी कई सारे इसके नाम हैं घेंगा के, आप पढ़ लेंगे ध्यान से क्लास में, बायोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आज का। 10 क्वेश्चंस और बचे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथिल्डोपा या पेनिसिलिन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। रूमेटिक हृदय रोग जो होता है उसका इलाज किसकी मदद से किया जाता है, क्या उसमें लिया जाता है, रूमेटिक बुखार जो हो जाता है, फीवर जो होता है, पहले उसको दूर किया जाता है। ठीक है, किससे दूर किया जाता है, एस्पिरिन से। ठीक है, एस्पिरिन उसमें दी जाती है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, बताइए। फ्रेंड्स, आपने विटामिन पढ़ रखे होंगे, विटामिन ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए, रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हड्डियों का मुड़ना, रिकेट्स हो जाता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां मुड़ जाती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कम से, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी, गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, दांत का एक रोग है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बीच में बचता है इसका विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है,
बताइए, नपुंसकता या फिर बंध्यता जिसे बोलते हैं, ठीक है। और बी भी बचता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका बेरी बेरी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हार्ट यानी कि हृदय की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। मरमर फ्रेंड्स आवाज़ को कहा गया है कि मरमर की जो आवाज़ होती है किसके कारण होती है, निष्क्रिय परिकोष्ठ के कारण, चैवन वाल्व के कारण, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण, यह लघु महाधमनी के कारण। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो मरमर की साउंड होती है हृदय की, वो किसके कारण होती है, वो होती है आपकी वाल्व के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चैवन वाल्व के कारण, ठीक है, चैवन वाल्व के कारण होते हैं। और हृदय के बारे में जो जांच करते हैं, हृदय संबंधी कोई दिक्कत होती है तो ईईजी, एक टेस्ट होता है ईईजी, ठीक है, वो कराया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। ईईजी का मतलब होता है, सॉरी ईईजी थोड़ा गलत लिख गया, ईईजी नहीं होता, ईईजी होता है आपका ब्रेन से संबंधित के लिए, ईसीजी होता है, बाय मिस्टेक ईईजी लिखा, ईसीजी, ठीक है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब हृदय, नाम से पता चला है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी मतलब कार्डियो और कार्डियो हृदय को बोलते हैं। और यदि ईईजी कहीं लिखा होता है तो ईईजी होती है ब्रेन से संबंधित रिपोर्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, ई से एनसीफेलो, जी से ग्राफ, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या दिया गया। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। ध्यान रखेंगे, शायद आपकी क्लास में या क्लास 10th में शायद हमने बताया था, हाँ आई थिंक क्लास 10th में हमने बताया था कि जो आँखें होती हैं, किसी किसी की आँखें होती हैं नीली, ठीक है, किसी किसी की आँखें होती हैं भूरी, कहते हैं ना भूरी आँखें हैं, किसी किसी की होती हैं काली आँखें। तो कौन सा भाग है वो आँख का जिससे हमें पता चलता है देख के कि ये इस रंग की आँख है, बताइए। स्वच्छ मंडल बोलते हैं उसको, यानी कि कॉर्निया इंग्लिश में, रंजित पटल बोलते हैं यानी कि कोरोइड, परितारिका बोलते हैं यानी कि आइरिश, या काचाब काय विट्रियस पिंड बोलते हैं, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं हम, बताइए कौन सा भाग है फ्रेंड। आँख में जो आँख का जो आइरिस होता है, आइरिस की वजह से हमें पता चलता है कि इसकी आँख का कलर ब्लैक है, भूरा है या नीला है, ठीक है। आइरिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परितारिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आपको ध्यान रहेगा कि जो आँख का रंग है हमें पता चलता है आइरिस की वजह से, यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो परितारिका की वजह से। आई थिंक क्लास 10th में हमने 2 दिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का, देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्णांध व्यक्ति, ठीक है, दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, काला रंग नहीं देख पाता, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, को दृष्टि निर्बंध नहीं होता, बताइए क्या होगा। जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो कुछ कलर्स में क्या नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता हो, बताइए। लाल में, ठीक है, लाल रंग में भेद नहीं कर पाता, हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए ऐसे वर्णांध जो व्यक्ति होता है उनको रेलवे वगैरह में जॉब में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्नल का कलर कैसा होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है। जब उनके बारे में उसको पता ही नहीं चलेगा, वो डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा उसमें, तो क्या करेगा, वो गलत सिग्नल देखेगा और गलत ही फिर उसका काम करेगा उसके बारे में जो भी रिलेटेड होगा। इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में जॉब नहीं मिलती है, टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती है मेडिकल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ईईजी की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? बताइए क्या है, बताइए। इलेक्ट्रो, ठीक है, एनसीफेलो, इलेक्ट्रो एनसीफेलो ग्राफ कह दो या फिर ग्राम कह दो, ठीक है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ। तो इससे किसकी गतिविधि दर्ज करते हैं? ब्रेन की, यानी कि मस्तिष्क की। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं ईईजी की जगह ईसीजी आएगा, तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है। वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए, हार्ट की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, जो फूड चेन होती है, फूड चेन में सबसे निचला स्तर क्या होता है? पेड़ पौधे, घास, ठीक है, ये होती है सबसे निचला स्तर। उसके बाद सेकंड लेवल क्या होता है? जो उनको खाते हैं, यानी कि प्रथम उपभोक्ता, फर्स्ट। जैसे कि कौन होते हैं फर्स्ट उपभोक्ता? खरगोश, गाय, ठीक है। उसके बाद सेकंड उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इनको खा लेते हैं, खरगोश को, गाय को खा लेंगे, जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया। इसी तरह से फिर तृतीय उपभोक्ता, जो क्या करता है? जो सेकंड को भी खा लेता है, फर्स्ट को भी, जो सबको खा लेता है, ठीक है। तो ये कह रहा खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? सबसे निचला स्तर होता है फ्रेंड्स पेड़ पौधे, जो अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे, यानी कि उत्पादक कहते हैं उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, वही होते हैं सबसे नीचे स्तर पर। उसके बाद फर्स्ट उस पर उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को, घास को खाते हैं, जैसे कि गाय और खरगोश, तो वो उनके बाद वाला स्तर होता है। सबसे निचला होगा उत्पादक, जो खुद से भोजन बनाएंगे, जैसे कि पेड़ पौधे, घास, झाड़ी, ये सब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन हैं? अपमार्जक का मतलब है फ्रेंड्स साफ सफाई करने वाले। पशु हैं, पक्षी हैं, मृदा और जल हैं, ठीक है, जीवाणु और कवक हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी को पता है तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करते रहिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए। पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं फ्रेंड्स जीवाणु और कवक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करते हैं? साफ सफाई कर देते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और कवक मीन्स फंजाई, ठीक है। इनको अपमार्जक बोलते हैं पृथ्वी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, जो आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? फ्रेंड देखेंगे, एक उत्पादक कहा गया। उत्पादक कौन होता है? घास, झाड़ी, हरे पेड़ पौधे। अब देखते हैं सी नंबर पे क्या दिया गया है? फिश दिया गया है, पहले नंबर पे काट देंगे। डी पे क्या दिया गया है? बाघ दिया गया है, ठीक है, काट देंगे। उत्पादक थोड़ा ना होता है बाघ। ए वाला ठीक है, घास दिया गया है, बी वाला ठीक है, पादप। सेकंड देखते हैं, एक शाकाहारी। ए में दिया गया है कीट और बी में दिया गया है खरगोश। हमने आपको बताया था खरगोश शाकाहारी होता है, लेकिन कीट शाकाहारी थोड़ा ना होते हैं। कीट को ही खा जाएगा, शाकाहारी थोड़ा ना हुआ वो। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे दिया एक मांसाहारी। बाघ कैसा होता है? हमने बताया आपको, शेर, चीता कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। क्लियर है? और ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 में।
एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, एमिनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, ऑप्शन सी गर्भपात प्रेरित करने की, या फिर ऑप्शन डी कृत्रिम गर्भाधान की, यानी कि आर्टिफिशियल गर्भाधान की। किसकी एक विधि है? ये एक विधि है एमनियोसेंटेसिस, लेकिन किसकी विधि है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। पता है तो आपको फ्रेंड्स 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, एमनियोसेंटेसिस जो होती है एक विधि होती है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी क्या कंडीशन है, उसके स्वास्थ्य की क्या कंडीशन है, ठीक है, उसकी पूरी दशाओं के बारे में हमें जानकारी होती है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों फ्रेंड्स आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई है आपको, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप बने हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप या कुछ भी टेलीग्राम, आप वहीं पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आपका कोई सुझाव या कोई सजेशन है तो हाँ, आप हमें वीडियो में ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम की आईडी अभी दिखा देते हैं, इससे आगे हमने स्लाइड बिल्कुल लगाई हुई है। ठीक है, चल देख लेते हैं। चलिए आगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दी अंकित राठी के नाम से। हमारा ये चैनल आपको आने वाली सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अंकित राठी, सेम डीपी लगी हुई है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, आप देख के चेक करके फॉलो कर सकते हैं। हमें डायरेक्ट मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम भी बना दिया है हमने ग्रुप _अंकित_राठी के नाम से। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमने पीडीएफ के लिए सीटेट 2024 के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, वीडियो के साथ ही हम पीडीएफ अटैच करके आपको तुरंत हम भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई वीडियो देख रहा है ग्रुप में ऐड नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकता है हमें या फिर मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, क्लास नंबर 4 करेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।